सोनपुर राज्य के एक गांव में एक किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे। जब वो बड़े हो गए तो उसने अपने तीनों बेटों से कहा, बेटा, अब तुम लोग बड़े हो चुके हो। अब तुम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। तुम लोग जाओ और अपने अपने लिए पत्नियां ढूंढो। और याद रखना मेरे बेटों, सबकी लुगाई एक नंबर होनी चाहिए। मैं तुम तीनों से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों की लुगाई बहुत ही अच्छी और बढ़िया हो। इसीलिए जो भी लड़की तुम अपने लिए चुनोगे, पहले मैं उनका एग्जाम लूंगा कि वो तुम्हारे लिए अच्छी पत्नियां बनेंगी या नहीं। इसके बाद ही तुम्हें अपनी चुनी हुई लड़की से शादी करने की इजाजत मिलेगी। पर वे हमें मिलेगी कहाँ पिताजी? उसके लिए तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने 20 साल पहले अपने खेत में 3 पेड़ लगाए थे। मैं चाहता हूँ तुम तीनों एक एक पेड़ काटो और फिर जिस दिशा में तुम्हारा पेड़ कटकर गिरे तो उसी दिशा में तुम अपनी पत्नी को ढूंढने जाओ। अगर तुम लोगों को उस दिशा में बहुत दूर भी जाना पड़े तो भी मुझे यकीन है कि तुम्हें अपनी पत्नी मिल ही जाएगी। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें। पिता की बात खत्म होने के बाद तीनों भाई अपनी अपनी कुल्हाड़ी उठाकर खेत की तरफ चल पड़े। तीनों जब खेत पर पहुंच गए तो तीनों अपने अपने पेड़ के पास खड़े हो गए। सबसे बड़े बेटे ने जब पेड़ काटा तो वो पूरब की तरफ जा गिरा। तो वो बोला, ये तो बहुत अच्छा है। मुझे मालूम है कि पूर्व में एक बहुत प्यारी सी देहाती लड़की रहती है। मैं उसके घर जाऊंगा और उसको अपने साथ शादी करने के लिए मना लूंगा और फिर उससे शादी कर लूंगा। उसके बाद दूसरे बेटे ने अपना पेड़ काटा। उसका पेड़ पश्चिम में जा गिरा। तो वो भी बोला, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैंने सुना है कि पश्चिम में एक सुंदर सी ग्रामीण लड़की रहती है। मैं उसके घर जाऊंगा और उसे शादी के लिए राजी कर लूंगा और फिर उससे विवाह कर लूंगा। और सबसे छोटे यानी तीसरे बेटे ने जब अपना पेड़ काटा तो वो उत्तर की तरफ गिरा। उसे उत्तर की तरफ जाता देख उसके दोनों बड़े भाई उस पर हंसने लगे। उन्हें यकीन था कि उत्तर में तो सिर्फ घने जंगल हैं, वहां भला कोई लड़की कहाँ मिलेगी। तुझको तो किसी जंगली लोमड़ी या भेड़िए से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि उत्तर में तो कोई लड़की है ही नहीं। फिर भी सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम आदित्य था, अपने पिता की आज्ञा का मान रखते हुए पत्नी की तलाश में उत्तर की तरफ चल पड़ा। उसके दोनों बड़े भाइयों ने अपनी होने वाली पत्नियों को खुश करने के लिए एक एक फूल लिया और अपनी अपनी दिशाओं में रवाना हो गए। आदित्य भी उत्तर दिशा की ओर घने जंगल के बीच से होता हुआ आगे बढ़ने लगा। हालांकि उसे पूरा विश्वास था कि उसे इस दिशा में कोई लड़की नहीं मिलेगी जो उसकी पत्नी बन सके। ये जानने के बावजूद भी वो जंगल में दूर तक आगे बढ़ता चला गया। कुछ समय बाद चलते चलते वह एक झोपड़ी के पास पहुंचा। झोपड़ी को देखते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अचानक ही एहसास हुआ कि शायद उसे उत्तर में ही अपनी पत्नी मिल जाए। इतना सोचने के बाद वो झोपड़ी के अंदर चला गया। अंदर का दृश्य देखकर वो हैरान रह गया। झोपड़ी पूरी तरह खाली थी। केवल एक छोटी सी चुहिया एक मेज पर बैठी हुई थी। अरे, यहाँ तो कोई नहीं है। इधर देखो, मैं यहाँ हूँ आदित्य, इधर देखो। अरे, तुम तो बस एक छोटी सी चुहिया हो और तुम मेरा नाम भी जानती हो। वाह यार, मुझे तो आशा थी
कि मुझे यहाँ कोई सुंदर सी लड़की मिलेगी जिसे मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। सुंदर सी लड़की? तब आदित्य ने अपनी और अपने भाइयों की शादी के बारे में और अपने पिता की इच्छा बताई और फिर वो बोला, हाँ मुझे पता है कि मेरे दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियां ढूंढ लेंगे, पर मैं ये नहीं चाहता कि मेरे पिता मुझसे निराश हो या फिर वो ये सोचे कि मैं अपनी पत्नी ढूंढ नहीं सका। मैं भी उनकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो तुम मुझसे क्यों नहीं कहते कि मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊँ? यहाँ उत्तर में तो कोई लड़की नहीं रहती, लेकिन अगर तुम मुझे अपनी पत्नी बनाओगे तो मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी। हर रोज सुबह उठते ही लव यू टू बोलूंगी और हमेशा हमेशा तुम्हारे लिए वफादार भी रहूंगी। चुईया की इतनी प्यारी आवाज सुनकर आदित्य खुश हो गया और अपने आप से बोला, हाँ ठीक है, वो छोटी सी चुईया, मैं अपने पिता से जाकर कह दूंगा कि मुझे अपनी पत्नी मिल गई है। पर तुम्हारे लिए एक चुईया से शादी करना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा करते हैं कि मैं यहीं रह जाती हूँ, तब तक तुम इस खबर के लिए अपने पिता को तैयार करके आओ। आदित्य को समझ आ गया था कि ये चुईया ठीक कह रही है। फिर उसने चुईया को आई लव यू बोला। अच्छा तो मेरी प्यारी चुईया, मैं चलता हूँ। आई लव यू ये मैं तुम्हें तब बोलूँगा जब मुझे तुमसे सच में प्यार होगा। ठीक है, पर मुझे तो आपको देखते ही प्यार हो गया था। आई लव यू टू बेबी, आई लव यू टू। चल हट पगली, अब जाने भी दे। इतना प्यार से बोलोगी तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा। अच्छा ठीक है, आप जाओ। आई लव यू टू बेबी। तुम नहीं मानोगी ना? अच्छा जाओ, अब नहीं बोल रही कुछ। उसके बाद वो चुईया को वहीं छोड़कर अकेला घर वापस लौट आता है। मैं पूरब की ओर चलता गया और चलता ही गया। आखिरकार मुझे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बाहर एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई थी। मैं उनके पास गया और उनसे पानी मांगा और फिर हमारी बातों का सिलसिला शुरू हो गया और धीरे धीरे बातों ही बातों में मैंने उन्हें शादी के लिए मना लिया। और हाँ, तुम सबको पता है, मेरी वाली की आंखें तो परी की तरह सुंदर हैं। उनकी आंखों में ऐसा जादू है कि जो एक बार देख ले वो खो जाए। हाँ, और मेरी वाली भी किसी से कम नहीं। उसके बाल और मुस्कान दोनों ही बेहद खूबसूरत है। जब वो मुस्कुराती है तो ऐसा लगता है जैसे आसमान में तारे झिलमिला रहे हों। और उसके बाल तो मानो जैसे रेशम के धागे जैसे मुलायम और सुंदर हैं। मैं तो पहली नजर में ही उनके प्यार में डूब गया था। दोनों भाइयों ने आदित्य से इतनी जोर से कहा ताकि उनके पिता भी सुन ले, तुम लोग मेरी चिंता छोड़ दो। मुझे तो एक बड़ी प्यारी सी और नाजुक चीज मिल गई है और वो तो मखमल के कपड़े पहनती है। हाँ, इतने नरम और खूबसूरत कि देखो तो देखते ही रह जाओ। मखमल के कपड़े? अरे तू तो ऐसी बात कर रहा है जैसे उत्तरी जंगल में कोई राजकुमारी ढूंढ ली हो। हाँ बिल्कुल, राजकुमारी जैसी है वो। अरे मखमल के कपड़े पहनती है और क्या तो लगती है। आय हाय, देखो तो बस देखते रह जाओ, ऐसी है वो। जब वो मेरे लिए गाती है ना, आय हाय हाय हाय, उसकी मीठी आवाज सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे पूरा जंगल उसकी धुन पर नाच रहा हो। आय हाय, उसकी आवाज इतनी मधुर है कि बस सुनते ही रहने का दिल करता है और दिल खुशी से भर जाता है। यह सुनकर उसके दोनों बड़े भाई उससे जलने लगे कि उनके छोटे भाई को उत्तर में भी इतनी अच्छी लड़की कैसे मिल गई। मैं अब भी ये तय नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम तीनों में से किसको सबसे अच्छी पत्नी मिली है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी हर एक बहू
मेरे लिए रोटी बनाएं, ताकि मैं ये देख सकूं कि वो तुमको ठीक से खाना खिला पाएगी या नहीं। मुझे मालूम है पिताजी कि मेरी वाली सबसे अच्छी रोटी बनाएगी, पर आदित्य, तुम्हारी राजकुमारी क्या करेगी? पता नहीं, ये तो मुझे उससे पूछकर ही पता चलेगा। आदित्य ने ये तो कह दिया था, पर असल में वो चिंता कर रहा था कि उसकी चूहियां रोटी बनाएगी भी तो कैसे बनाएगी। उसके बाद वो तीनों भाई एक साथ घर से निकल पड़े, अपनी अपनी होने वाली पत्नियों से रोटी बनवाने के लिए। छोटी चूहिया ने जब आदित्य को वापस आते देखा तो वो बहुत खुश हो गई। आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? क्या आपके पिताजी को हमारी शादी मंजूर नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है चूहिया रानी। जब मैं घर पहुंचा और अपने दोनों बड़े भाइयों को अपनी अपनी पत्नियों के बारे में बताते हुए सुना तो मैंने भी कह दिया कि मुझे एक राजकुमारी मिली है। लेकिन जब पिताजी ने हम सबकी पत्नियों के बारे में सुना तो वो ये तय नहीं कर पाए कि किसकी पत्नी सबसे अच्छी होगी। इसीलिए उन्होंने हम तीनों को कहा कि हम अपनी अपनी पत्नियों से रोटी बनवा कर लाएं, ताकि वो फैसला कर सके कि कौन सबसे बेहतर है। और मैं तो इस बात से घबरा रहा हूँ कि तुम रोटी कैसे बनाओगे। अरे मेरे जानू, तुम इस बात की चिंता कर रहे हो? तुम्हें तुम्हारी रोटी जरूर मिलेगी आदित्य, बस थोड़ा सा सब्र रखो। आदित्य ने देखा कि छोटी चूहिया के बुलाते ही दरवाजे से बहुत सारे चूहे बाहर आ रहे थे। फिर छोटी चूहिया ने उनसे कहा, तुम सब जाओ और गेहूं के सबसे बढ़िया वाले दाने लेकर आओ। वो सब चूहे वहां से तुरंत चले गए और कुछ ही देर में गेहूं के सबसे बढ़िया वाले दाने लेकर वहां आ गए। फिर छोटी चूहिया ने उन गेहूं के दानों से रोटी बनाना शुरू कर दिया। आदित्य बड़े आश्चर्य से उस छोटे चूहिया को उन गेहूं के दानों से रोटी बनाते हुए देखता रहा। अगले दिन तीनों भाई अपनी अपनी रोटी लेकर अपने पिता के पास पहुंचे। एक एक करके दोनों बड़े भाइयों ने अपने पिता को रोटी दी। पिता ने पहले दोनों बड़े भाइयों की रोटी चखी और कहा, तुम दोनों की होने वाली पत्नियों ने बहुत अच्छी रोटी बनाई है। जैसी देहाती लड़कियों से रोटी बनाने की उम्मीद की जाती है, उन्होंने वैसे ही रोटियां बनाई हैं। वो संतुष्ट था कि उनकी दोनों बहू उनके दोनों बेटों को अच्छे से खाना खिला सकती है। फिर आदित्य ने अपनी रोटी अपने पिता को दी। पिता ने रोटी को चखा और फिर बोला, अरे ये रोटी तो बहुत सुंदर और सफेद है और महंगे अनाज से बनी है। लगता है कि तुम्हारी होने वाली पत्नी बहुत अमीर है। हाँ पिताजी, उसने तो बस इशारा किया और उसके नौकर तुरंत आटा लेकर हाजिर हो गए। फिर उसने उसी आटे से रोटी बना दी और बस बन गई रोटी। ये सब तो ठीक है, पर अब हम एक और परीक्षा लेना चाहते हैं। तुम्हारी होने वाली पत्नियों को एक और काम करना पड़ेगा। मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या वो सिलाई भी कर सकती हैं या नहीं। तुम लोग जाओ और उनके हाथ से बने हुए कपड़ों का नमूना लेकर आओ। ये सुनकर दोनों बड़े भाई बहुत खुश हुए कि उनकी होने वाली पत्नियां कपड़ा बुनना जानती थी और वो सोच रहे थे कि कोई राजकुमारी तो कपड़ा बुन ही नहीं सकती। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी चूहिया ने रोटी तो बना दी, लेकिन अब मैं ये उससे कैसे कहूं कि वो कपड़ा भी बुन सकती है या नहीं। फिर भी वो यह सोचकर मुस्कुराया कि अगर वो चूहिया कपड़ा ना भी बुन सकी तो कम से कम वो उस बोलने वाली प्यारी चूहिया से एक बार फिर से मिल तो सकेगा। जब आदित्य चूहिया के पास फिर से पहुंचा तो चूहिया उसे देखकर बहुत खुश हुई और वो तुरंत ही आदित्य के पास आ गई। मैं तुमको देखकर बहुत खुश हूँ चूहिया रानी, लेकिन क्या आदित्य, क्या तुम्हारे पिता को
मेरी बनाई हुई रोटी पसंद नहीं आई, या फिर उन्हें कुछ और चाहिए। क्या है ना चुईया रानी, उन्हें रोटी तो बहुत पसंद आई, पर वो तुम्हारे हाथ से बने हुए कपड़े का नमूना देखना चाहते हैं। क्या तुम कपड़ा बुन सकती हो? देखो, मैंने कभी सुना तो नहीं है कि कोई चुईया कपड़ा बुन सकती है, लेकिन मैं क्या करूं, पिताजी ने यही कहा है। ये सुनकर चुईया फिर से हंसी और एक बार फिर से उसके बुलाने पर दरवाजे से बहुत सारे चूहे बाहर आ गए। वो अपनी राजकुमारी के हुक्म का इंतजार करते हुए उसकी ओर देखने लगे। फिर चुईया ने उनसे कहा, तुम सब जाओ और सबसे बढ़िया रुई लेकर आओ। जब चूहे सबसे बढ़िया रुई ले आए तो फिर चुईया ने उससे बेहद बढ़िया धागा बनाना शुरू किया और धागा बनाने के बाद उसने उससे बहुत ही सुंदर कपड़ा सिया। वह कपड़ा इतना बेहतरीन और बारीक था कि उसने उसे एक बढ़िया शेप में बनाकर एक डिब्बे में रख दिया। फिर वह आदित्य की ओर देखकर बोली, लो, तुम इस डिब्बे को अपने पिता के पास ले जाओ। इससे उनको पता चल जाएगा कि मैं कपड़े बुन सकती हूँ या नहीं। जब तीनों भाई अपने पिता के पास पहुंचे तो दोनों बड़े भाई मुस्कुराए। उन दोनों भाइयों को ऐसा लग रहा था कि उनके छोटे भाई के पास कोई भी बुना हुआ कपड़ा नहीं है। इसका मतलब आदित्य की होने वाली पत्नी उनके पिता को खुश नहीं कर पाई और आदित्य ने चुपचाप उस डब्बे को अपने जेब में ही रखा हुआ था। उनके पिता ने पहले दोनों बड़े भाइयों का कपड़ा देखा और उन दोनों का कपड़ा देखने के बाद कहने लगा, तुम्हारी होने वाली पत्नियां तुम्हारे लिए अच्छा कपड़ा बुनेगी, तुम्हें ठीक से कपड़े पहनाएगी और तुम्हें ठंड में गर्म रखेगी। उनका काम सादा है, लेकिन समय के साथ इसे बेहतर किया जा सकता है। फिर उसने आदित्य से पूछा, बेटे, तुम्हारी होने वाली पत्नी के हाथ का बना हुआ कपड़ा कहाँ है? क्या तुम्हारी होने वाली पत्नी तुम्हारे लिए कोई कपड़ा बुन नहीं सकी? आदित्य ने अपनी जेब से वह डब्बा निकालकर अपने पिताजी को दे दिया। उसके भाइयों ने वह डब्बा देखा तो हंस पड़े। अच्छा, तो तुम्हारी राजकुमारी ने हमारे पिताजी को कपड़े की वजह एक डब्बा भेजा है। तभी उसके पिता ने उस डब्बे को खोला तो देखा कि बढ़िया सा सजाया हुआ एक कपड़ा रखा था। उसके पिता ने उस कपड़े को निकालकर जब देखा तो उसने देखा कि वह कपड़ा तो दुनिया का सबसे अच्छा कपड़ा था। उसने तो इतना अच्छा कपड़ा पहले कभी देखा ही नहीं था। उस कपड़े को देखकर तो उसके दोनों भाइयों की हंसी ही रुक गई। पिता को भी उस कपड़े को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और वो भी बोले, ये तो बहुत सुंदर कपड़ा है। तुम्हारी होने वाली पत्नी ने इतना सुंदर और बढ़िया कपड़ा कैसे बुन लिया? हाँ पिताजी, उसने बस आदेश दिया और उसके नौकर दुनिया की सबसे अच्छी रुई लेकर आ गए। फिर उसने उस रुई का धागा बनाया और फिर उस धागे से ये सुंदर कपड़ा बुन दिया उसने। ये सब तो बहुत अच्छा था। अब मैं तुम तीनों की होने वाली पत्नियों से मिलना चाहूंगा ताकि फिर तुम लोगों की शादी की जा सके। तो तुम लोग जाओ और उन्हें यहाँ घर लेकर आओ। अगर मैं अपनी होने वाली पत्नी को यहाँ लेकर आऊं तो मेरे बड़े भाई जब देखेंगे कि वो एक चूहिया है तो वो मुझ पर फिर से हंसेंगे और मेरे पिता भी हमारी शादी के लिए राजी नहीं होंगे। लेकिन मैं इन सब की चिंता नहीं करता। उसने मेरे लिए रोटी बनाई, मेरे लिए कपड़ा बुना और जाने कितनी बार मुझे आई लव यू टू बोलती है और वो बहुत प्यारी और दयालु भी है। मैं तो बस उसकी परवाह करता हूँ, अब चाहे वो चुईया ही क्यों ना हो। ये सोचकर वो फिर से उस चुईया की झोपड़ी की ओर चल पड़ा ताकि वो उसे ले जाकर अपने पिता से मिलवा सके। जब वह फिर से झोपड़ी के अंदर पहुंचा तो चुईया उसे देखकर बहुत खुश हुई और खुशी से दौड़कर उसके पास आ गई। चुईया रानी, मेरे पिताजी को तुम्हारे हाथ का बुना हुआ कपड़ा बहुत पसंद आया। तुम्हें पता है, वो तो चौंक गए थे तुम्हारे हाथ का बुना हुआ कपड़ा देखकर। अब मेरे पिता तुमसे मिलना चाहते हैं। छोटी चुईया
यह सुनकर बहुत खुश हो गई। उसके एक बार फिर से बुलाने पर सारे चूहे वहां फिर से हाजिर हो गए। अब तुम लोग जाओ और मेरे लिए रथ तैयार करो। उन सब चूहों ने छोटी चूहिया को रथ में बैठाया और वहां से विदा कर दिया। आदित्य भी मुस्कुराता हुआ अपनी होने वाली पत्नी के साथ अपने पिता के पास चल दिया। वह चूहिया से कहता जा रहा था, मेरे भाई मुझ पर हंस सकते हैं, यहाँ तक कि मेरे पिता भी, और शायद मेरे पिताजी इस शादी से खुश ना हो, लेकिन मैं इस बात की चिंता नहीं करता। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा और हम दोनों हमेशा खुश रहेंगे। मैं तुम्हें उसी तरह प्यार करूंगा और तुम्हारा सम्मान करूंगा जैसे कोई अपनी असली पत्नी को देता है। जब वो जा रहे थे तो उन्हें एक नदी पार करनी थी। जब वो दोनों नदी पार करने लगे तो वहाँ बहुत जोर जोर से हवाएं चलने लगी। चुईया नदी में गिर गई और डूब गई। ओह छोटी चुईया, मुझे तुम्हारा इस तरह पानी में गिरने का बहुत अफसोस है। तुम मेरे ऊपर कितना मेहरबान थी और तुम्हारी प्यारी बातें मुझे हमेशा याद आएंगी। और अब जब तुम चली गई हो तो मुझे एहसास हो रहा है कि मैं तुम्हें अपनी असली पत्नी की तरह ही चाहता था। तुम्हारी कमी मुझे हमेशा खलेगी और तुम्हारे साथ बिताया गया हर एक पल मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहेगा। जब वो ये सब बोल रहा था तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ी सुनहरी रथ, जिसको बहुत सुंदर घोड़े खींच रहे थे, वो रथ जाकर नदी के किनारे आ पहुंचा। आदित्य, आदित्य, क्या तुम मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठना पसंद नहीं करोगे? मैं अपने होने वाले पति के पिता से मिलने जा रही हूँ। नहीं, मैं नहीं बैठ सकता। मेरी होने वाली पत्नी तो यहाँ नदी में डूब गई है। तुमने मुझे नहीं खोया है आदित्य। मैं तुम्हारी वो छोटी चुहिया हूँ। मैंने ही तुम्हारे पिता के लिए रोटी बनाई थी और कपड़ा बुना था। दरअसल मैं एक जादू के कब्जे में थी जिसने मुझे चुहिया बना दिया था। लेकिन जब तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, उसी पल वो जादू टूट गया और मैं फिर से इंसान बन गई। चलो अब हम तुम्हारे पिता के पास चलते हैं ताकि वो हमारी शादी की इजाजत दे दे। फिर वो आदित्य के पिता के घर पहुंचे। वहां वो उन लड़कियों से मिला जो उसके बड़े भाइयों से शादी करने वाली थी। उनके पिता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके द्वारा लाई गई लड़कियों से उनकी शादी करा दी। आदित्य के दोनों बड़े भाई अपनी पत्नियों के साथ आराम से अपने पिता के घर रहने लगे और आदित्य अपनी राजकुमारी के साथ उसके राज्य चला गया और फिर दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक किए बिना मत जाना और ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।